हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधा सवाल में। क्या है सीधा सवाल? यही कि यह आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। तो सवाल यह है कि विकास दुबे पकड़ा गया या फिर उसने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। जो विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है, वो 7 दिन तक घूमता रहा, 10 राज्यों की पुलिस को छकाता रहा, दिल्ली से लेकर नेपाल बॉर्डर तक उसकी तलाश होती रही, अलग अलग सूत्र अलग अलग बातें करते रहे, लेकिन यूपी के 3 लाख पुलिस वालों को चकमा देकर वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंच गया। पहले कानपुर से फरीदाबाद आया और फिर फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंच गया। कैसे? और जब गिरफ्तार हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर बड़ी ऐड के साथ कह रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि क्या यह गिरफ्तारी फिक्स है। इस गिरफ्तारी पर हमने आज एक स्नैप पोल भी करवाया है, जिसका सवाल यही है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी क्या साबित करती है। कानपुर वाला। उज्जैन में गैंगस्टर गिरफ्तार, अब सियासी आर पार। अखिलेश ने पूछा, विकास दुबे की गिरफ्तारी या सरेंडर? जो एक अपराधी चाहता है कि उसकी सुविधा के अनुसार, उसके समय के हिसाब से, उसकी सुविधा की जगह उसकी सरेंडर हो जाए ताकि वो अपने केस को अपने हिसाब से मैनेज कर सके, उसने वो कर लिया। प्रियंका गांधी ने लगाया विकास दुबे से मिली भगत का आरोप। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसे नजर आए? जब 2 दिन वो सिवली में रहा कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार? यूपी सरकार ने कहा, डर के भागा विकास दुबे। उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। लेकिन शहीदों के घर वालों ने भी सरकार को घेरा। उसको मौत से बचाया गया है और उसे विश्वास था कि मेरे निकलने के बाद भी मुझे बचा लिया जाएगा। पुलिस जिसे गिरफ्तारी कह रही है, माँ कहे उसे सरेंडर। समर्पण कर दिया उसने तो उसे भोले बाबा ने बचाया। क्या गैंगस्टर की गिरफ्तारी फिक्स है? तो क्या लगता है, गैंगस्टर की गिरफ्तारी फिक्स है? क्योंकि कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने शुरुआत की आरोप ये लगाते हुए कहा कि बता तो दीजिए, इन दोनों शब्दों में से एक का इस्तेमाल कीजिए, सरेंडर किया है या अरेस्ट किया गया है। वैसे इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने सारे मेहमानों से आपको मिलवा दूं। उससे पहले मंदिर की सुरक्षा इंचार्ज रूबी, जिसने एबीपी न्यूज से बातचीत की, उसने कहा कि विकास दुबे रोया, उसकी आंखों में आंसू थे, नदी में स्नान करके वो मंदिर में आया था और उसके बाद उसकी आंखों में बकायदा आंसू दिखाई दे रहे थे। शिप्रा में स्नान किया था। ये वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज है रूबी, जिन्होंने ये खुलासा किया। सुनिए क्या कह रही है। मंदिर की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव कमांडेंट हैं, जिन्होंने सबसे पहले उसको वॉच करने के बाद ट्रेस किया। रूबी जी, ऐसा लग रहा है कि वो सरेंडर के लिए यहाँ आया था? नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो सरेंडर करने के लिए आया है, क्योंकि उसने अपने आईडी कार्ड भी झूठी बताई, हमें अपना नाम भी गलत बताया, उसने अपना हुलिया भी बदल के रखा हुआ था। तो इससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सरेंडर करने के लिए आया था। और काफी देर तक वो अपनी पहचान छुपाता रहा? हाँ जी, बिल्कुल। उसने नहीं एक्सेप्ट किया, पर जब उसको यकीन हो गया, जब हमने उसको प्रेशर करा, तब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं ही विकास दुबे हूँ। अच्छा, और वो आपको लगा कि वो अकेला नहीं है? हाँ, जब हमको तब लगा, जब हमने उसको पकड़ लिया और उसने, हमारी टीम ने जब जैसे ही उसको पकड़ा तो उसने चिल्लाया, आवाज दी, बंटी बंटी, तब हमको यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 1 या 2 लोग और थे। उसने ये भी आपको बताया कि वो बलेरो से आया था, कोई नई गाड़ी से आया था? नहीं, उसने हमें ये बताया कि हाँ, वो व्हाइट बोलेरो से आया था यहाँ पे, और ड्राइवर था साथ में जो कि इनको लेके आया था। वो पहले शिप्रा पे उसको लेके गए नहान के लिए और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया। एक बात और, क्या वो आप उसकी आंखों में क्या दुख, आंसू कुछ था, आपने देखा?
नहीं, जब हमने उसको पकड़ लिया तो वो शायद थोड़ा सा सहम गया, डर गया, तब उसके आंख में थोड़े से मुझे आंसू लगे थे, लेकिन कोई पछतावा किसी प्रकार का नहीं था। वो वैसा ही वो उग्र था, बहुत ज्यादा शातिर। उसने फिर ये भी बताया कि उज्जैन वो आता रहा है, क्योंकि हमने उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे भी देखा है वो महाकाल का अपने आप को भक्त मानता है। जी, उसने मुझे बताया कि मैं महाकाल आता रहता हूँ, साल में 2 बार सावन में आता रहता हूँ। सुना आपने, ये वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज रूबी, जिन्होंने ब्रिजेश राजपूत को ये बताया कि कैसे उसने आंखों में आंसू ला दिए, वो स्नान करके आया था लेकिन सरेंडर के भाव से नहीं आया था। हमारे साथ AK जैन साहब है, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। हमारे साथ इस वक्त शलभ त्रिपाठी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश BJP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और आपको ये बता दें कि राजीव राय भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कानपुर से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी आपको दिखाई दे रहे हैं, और ब्रिजेश राजपूत उज्जैन से हमारे साथ लाइव है। शुरुआत में ब्रिजेश आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आपने अभी ये ब्रेकिंग न्यूज दी है कि वो सरेंडर के भाव से नहीं आया था, उसे तो पकड़ लिया गया। तो अगर पकड़ लिया गया तो वो इत्मीनान से चलता टहलता घूमता कैसे नजर आ रहा है एक वीडियो में? देखिए, शुरुआत में तो हमको भी लगा, जिस तरीके से उसके वीडियो दिख रहे थे, कि वो टहलते हुए आया और वो अकेला दिखा। जब पहली बार वीडियो में दिखा सुरेश कहार की दुकान में, तो अकेला दिखा, एक बैग टांग के आया था। फिर जब वो अंदर गया और फिर जो उसकी तहकीकात हुई, और जिस पुलिस वाले ने उसको पहली बार पकड़ा, हमने उसका इंटरव्यू भी किया है, उसने कहा है कि वो मास्क लगाए हुए था, चश्मा लगाए हुए था, बाल की कटिंग करवाए हुए था। तो हमको लग नहीं रहा था, हमने बार बार फोटो देख के उसको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर लग नहीं रहा था ये वो है। मगर जब उसको हमने अंदर कैमरे में बैठ के जूम करके देखा, तो उसके माथे पे एक हमको कट का निशान लगा। तब हमको लगा ये वही आदमी है। फिर सारे लोग सतर्क हुए और उसको बाहर आ जाने दिया। जब तक वो मंदिर परिसर में अंदर था तो मास्क लगाया हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, और जब वो बाहर को आया तब इन्होंने उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की। और पूछताछ में जैसा कि रूबी यादव ने बताया, साथ में जो तस्वीरें चल रही हैं, कल से ABP न्यूज ये कह रहा था कि वो ना लंगड़ा कर चल रहा है, थोड़ा हल्का हल्का लंगड़ा कर चल रहा है। यही चीज वहां फरीदाबाद में दिखाई दी और इस CCTV कैमरा में। बहरहाल अब इस पर डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पकड़ा जा चुका है। शलभ त्रिपाठी, क्लैरिटी के साथ आप ये बता पाएंगे कि पुलिस ने पकड़ा है कि इसने आत्मसमर्पण किया है? क्योंकि मां कुछ और कह रही है और बयान कहीं और से कुछ और आ रहे हैं। नहीं, देखिए रूबिका जी, वहां पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वहां के जो गृह मंत्री है, वहां की जो पुलिस है, वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि जो तमाम जो संस्थाएं होती हैं, उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। उनके अलावा जो लोग, तमाम लोग जो सियासत कर रहे हैं, जिनको सियासत करना है, वो तो बहुत सारी बातें करेंगे। जिन्होंने संरक्षण दिया, अब वो ये तो नहीं बताएंगे कि आपने भी उनकी मां का जो बयान दिखाया, उसमें आपको दिखाना चाहिए कि उनकी मां ने यह भी बताया कि कौन सी पार्टी का नेता था। उन्होंने नाम लिया, समाजवादी पार्टी का नेता था। तो 2017 से पहले जो लोग विकास के घर पे दबिश देने भी नहीं जा पाए, 2007 से लेकर 2017 तक विकास के यहाँ एक छापा नहीं पड़ा, एक NCR रजिस्टर नहीं हुई, उसको माननीय बना दिया गया 2007 से लेकर 17 के बीच में। और 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको दोबारा माननीय से अपराधी बनाया। 3 बार छापे पड़े, जिनमें 2 बार वो जेल गया और 3 साल के दौरान लगातार वो जेल में रहा। इस बार भी जब से उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, उसके सारे साथी मारे गए, बहुत से गिरफ्तार हो गए, उसका खुद का साला गिरफ्तार हो गया। एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, इसका जवाब राजीव राय देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ में इस कुख्यात अपराधी ने बाकायदा एक कबूलनामा सामने रखा है। उसने कबूला है कि वो पुलिस वालों के शव को जला देना चाहता था। पंकज झा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, डिटेल्स। रूबिका, पिछले करीब घंटे 1.5 घंटे से उसकी उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पूछताछ हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से करीब सवालों की लिस्ट बनी है। उसमें एक सवाल के जवाब में जो उसने बताया है वो काफी हैरान करने वाला है, और इसकी तस्वीर पहले से भी आई थी। उसने ये बताया कि पुलिस वालों की उसने गोली मार के हत्या की। तो आपने देखा होगा, तस्वीर आई थी, सारे पुलिस वालों की लाशों को उसने एक कोने में रख दिया, और उसकी तैयारी इस बात की थी कि तेल भी उसने पहले से मंगाया था कि उसको जला करके सबूत मिटा दिया जाए। लेकिन उसके कुछ
साथियों ने ऐसा करने से मना किया और फिर ये बात बदल गई। वो जल्दबाजी में भागना भी चाहता था। सिलसिलेवार तरीके से उसने बताया कि 7 दिन वो वहां कानपुर के चौबेपुर से लेकर के उज्जैन कैसे पहुंचा, इसके बारे में उसने जानकारी दी है। किन पुलिस वालों के कांटेक्ट में था, किससे क्या बात होती थी, उसके बारे में भी प्राथमिक तौर पर डिटेल में उसने बताया है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में अब तक इल्म नहीं था, नहीं पता था कि वो इस तरीके से इतना बड़ा वो दहशतगर्द था कि वो सारे पुलिस वालों की लाशों को जलाने की उसकी प्लानिंग थी, जो बाद में बदल गई। बिल्कुल सही, ये तो हैवानियत है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है, पहले तो आप पुलिस वालों की हत्या करें और उसके बाद एक जगह इकट्ठा करके तेल की व्यवस्था थी ताकि वो जला दे शवों को, और ये खुद उसने कबूला है। राजीव जी, ऐसे ही शख्स का या उस शख्स की पत्नी का आपकी पार्टी के साथ मेंबरशिप वाला नाता है, ये भी सामने आया। और शलभ मणि त्रिपाठी जो आरोप आप पर लगा ही रहे हैं कि एक छापा तक आप लोगों ने नहीं डाला। रूबिका जी, शलभ मणि त्रिपाठी जैसे लोगों को बोलने से पहले आंखों के पानी और शर्म हटाना पड़ता है। इनको उनकी माता जी का जो पहले ही बोल चुकी, पहले दिन आपके चैनल पर भी आया था कि जब से वो अपराधी हो गया था इनकी बात नहीं मानता था, 8 साल से उससे अलग रह रही थी, और आज चैनल पर आ रहा है कि 4 महीने से बीमार है। लेकिन जो ये इनके जोगी जी के पुलिस के सामने एसटीएफ ने उसने माननीय लोगों को बयान दिया है कि विधायक लोगों के संरक्षण में विधायक लोगों की मदद से वो बाहर आया, ये इनसे पूछने की हिम्मत नहीं है इनकी। उनको गिरफ्तार, अभी तक तो वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था दोनों विधायक। और ये बता रहे हैं कि एक फर्जी पर्ची लेकर 3 दिन से घूम रहे हैं। उस पर्ची पर उस महिला, हालांकि वो गलत है, हमारी पार्टी का मैं स्पष्ट करता हूं कोई संबंध नहीं है, फर्जी पर्ची पर उस महिला जिस पर कोई अपराध नहीं है उसकी सदस्यता को भी दिखा दिया जाए तो उस चुनाव में जिसमें कोई टिकट नहीं दिया गया था उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एडीआर कहता है कि 114 जघन्य अपराधी इनके पार्टी से लखनऊ के विधानसभा में बैठे हैं, जिनके अपने एफिडेविट कहते थे कि वो अपराधी हैं। सबसे ज्यादा अपराधियों को विधानसभा भेजने में इनको शर्म नहीं आई। राजनीति के अपराधीकरण पर मैं एक अलग से बहस कर दूंगी। आज सच में देश ये जानना चाहता है कि ये जो आदमी इधर से उधर घूम रहा था, रिक्शा में तफरी कर रहा था, भ्रमण पूरे नॉर्थ इंडिया का इसने कर लिया था, ये वहां उज्जैन में पकड़ा जाता है कि आत्मसमर्पण किया है? मैं बस आज ये जानना चाहती हूँ। आज मेरा इंटरेस्ट इसी सवाल के जवाब में है। बात कर दे, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड कंक्लूड। उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं रूबिका जी, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं टाइम लेता हूं, मैं पॉइंटेड बात करता हूं। आज जो उसने समर्पण किया अपने टाइम, अपने जगह और अपने वक्त के हिसाब से जो उसने समर्पण किया है, ये उस अपराधी का समर्पण नहीं, उस आतंकवादी का समर्पण नहीं है। योगी सरकार जो फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, ऐसी सरकार का समर्पण है जहां इतने राज्यों को पार करते हुए 3 लाख पुलिस इतने बॉर्डरों को पार करते चले गए और फिर भी बड़ी खबर आ रही है। राजीव जी सुनिए, उज्जैन की अदालत में नारेबाजी हुई है। अभी मैं और थोड़ा डिटेल में इंतजार कर रही हूँ कि खबर क्या है, उज्जैन की अदालत में क्यों नारेबाजी हुई है और किस बात को लेकर नारेबाजी हुई है। उज्जैन की अदालत में वकीलों की नारेबाजी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। विकास दुबे की पेशी से पहले ये नारेबाजी हुई है। अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा किस बात की नारेबाजी हो रही है। पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को चलिए ये खबर देखिए उस वक्त सबके लिए परेशानी का सबब बन सकती थी कि मान लीजिए वहां पे, क्योंकि कई तो ऐसे लोग थे जो पक्ष में बोल ही रहे थे कि ये तो रॉबिन हुड है। अब नारे यहाँ ऐसे लग रहे हैं कि जो पुलिस का हत्यारा है उसके साथ सलूक क्या होना चाहिए। राजीव त्यागी जी, आपकी तरफ से भी बड़े आरोप लग रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, क्या ये आपको लगता है कुछ मिली भगत है? 5 लोग मार दिए जाते हैं, इस आदमी को, इस कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया जाता है, फिर भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? देखिए रूबिका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। और जिस तरह से बात हुई थी जंगल राज से मंगल राज की तरफ ले जाने की, जिस तरह से बात हुई थी 2017 में राम राज्य स्थापित करने की, क्या इसी को राम राज्य कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध है? रही बात इस विषय में, तो निश्चित रूप से 2-3 तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।
नरोत्तम मिश्रा जो इस टाइम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, एक समय पे वो कानपुर के इंचार्ज हुआ करते थे, कानपुर के संगठन के इंचार्ज हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। तो ये नेक्सस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। और जिस तरह से विकास दुबे ने स्पष्ट तौर पे बहुत सारी वीडियोज में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं से उसकी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने उसको संरक्षण देने का काम किया। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत स्पष्ट 2 सवाल है। पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को गिरफ्तार करके आपने पूछताछ करी? जब कोई व्यक्ति, कोई अपराधी किसी आम आदमी का नाम लेता है, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करती है। इस वाले मामले में पुलिस ढिलाई क्यों बरत रही है, इसके बारे में बताइए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि मार्च 2020 में सीओ साहब ने, शहीद सीओ साहब ने बिल्कुल चिट्ठी लिखी थी। चिल्ले लास्ट बहुत 15 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा। सीओ साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में बताया था कि पुलिस के बहुत सारे अधिकारी इस अपराधी से मिले हुए हैं। वो चिट्ठी गायब कैसी हो गई? और जो जांच करने वाले अधिकारी है उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। तो कहा जा सकता है कि मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको संरक्षण दिया। और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कितनी बार इस पे एनएसए तामील हुआ 2017 के बाद, कितनी बार इस पे गुंडा एक्ट लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने इसकी गिरफ्तारी के समग्र प्रयास एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी तो ये खबर बार बार अपडेटेड फॉर्म में आ रही है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से विकास पहले से नाराज था। अभी आपने उनका जिक्र किया, राजीव त्यागी, और पूछताछ में विकास दुबे का बड़ा खुलासा हुआ है कि कई बार सीओ ने मुझे देख लेने की धमकी दी थी। विकास ये बता रहा है कि वो कैसे पहले से नाराज चल रहा था शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से। संजय त्रिपाठी के पास इससे जुड़ी जानकारी है। संजय त्रिपाठी, इसीलिए तो वो खत जो है अगर वो गायब हो जाते हैं तो वो इकलौता इस कुख्यात अपराधी का काम नहीं हो सकता है। मिलीभगत तो थी। बिल्कुल रूबिका, शुरू से ही सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा विकास के खिलाफ शिकंजा कसे हुए थे। उन्होंने उसके जुए के, शराब के और जमीनों के जो काम थे उन पर शिकंजा कसा था, उन पर कार्रवाई की थी, दबिश दी थी, तमाम लोगों को अरेस्ट भी किया था। और चौबेपुर का जो एसओ था वो उसका सहयोग नहीं कर रहा था सीओ का। इसकी जानकारी एसएसपी को भी दी गई थी, लेकिन वो पत्र गायब कर दिया गया। और इस समय जो खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में, उसने साफ तौर पर विकास ने कबूला है कि सीओ के बारे में मुझे बताया गया था कि आपसे व्यक्तिगत खुन्नस रखता है, जान से मारना चाहता है। साथ ही साथ पैर की जहां तक बात है, जो 4 पैच उनके पैर पर लगा हुआ है, एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने ये मुखबिरी की थी विकास को कि सीओ कहते थे कि विकास का तो एक पैर लंगड़ा है, उसको दूसरे पैर से भी लंगड़ा कर दूंगा। तो ये बेहद दुस्साहसिक वारदात करने के पीछे का जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं पर्सनल खुन्नस थी उसकी, जो सीओ से वो मानता था। और इसी के चलते उसने सीओ को बेदर्दी से मारा। हालांकि कबूलनामे में उसने ये बात कही है कि उसने सीओ को नहीं मारा बल्कि उसके गुर्गों ने। त्रिपाठी, इसी से जहन में जो सवाल आता है, शलभमणि त्रिपाठी, इसका जवाब आपको, आपके प्रशासन को और आपकी सरकार को, चूंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ बैठे, देना पड़ेगा। इतना कुछ चल रहा था, पुलिस के आला अधिकारी उसकी मुखबिरी कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं बनी जब तक उसने 8 लोगों को मार नहीं दिया। देखिए, आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रही हैं और आपके संवाददाता ये बता रहे हैं कि खुद उसने अपने कबूलनामे में कहा है। और आपने रिपोर्ट दिखाई है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा उसके पीछे पड़े हुए थे। क्यों पीछे पड़े हुए थे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि सीओ का ट्रांसफर कर दिया जाए, दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पर तो सीधा इंस्ट्रक्शन था कि चढ़ो, टांग के लाओ। और इसीलिए 2017 के पहले कोई जवाब नहीं दे पा रहा, राजीव त्यागी जी भी नहीं दे पा रहे, राजीव राज भी नहीं दे पा रहे कि 2017 से पहले भैया एक भी छापा क्यों नहीं मारा उसके घर पर, 2017 के बाद ही क्यों छापे पड़े। 114 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। और आप देखिए जिस तरह से विकास के जितने सहयोगी हैं, ज्यादातर या तो गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं तो हमारे जाबाज पुलिस वालों ने उनको इनकाउंटर में मारा है। ये निश्चित तौर पर ये मैसेज है। मैं दावा करता हूं कि चुनौती देता हूं कि 3 साल में किसी सरकार में इतने इनकाउंटर अगर हुए हों तो आप बताइए। लेकिन दुख तब होता है जब राजीव त्यागी जी, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, वहां का रुख कर रहे हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, आपको सच में लगता है हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? वांछित 5 लाख का इनामी विकास दुबे उज्जैन मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा न्यायिक तरीके से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी के संबंध में अभी तक हमें यही सूचना प्राप्त हुई है और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।
ठीक उसी के एक सहयोगी प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम विकरू, उनकी भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उन्हें दिनांक 8 जुलाई को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। वो भी इस मुकदमे 192/2020 में 50,000 रुपया के इनामी अपराधी थे, वांछित थे। और जब वापस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट फरीदाबाद हरियाणा से दिनांक 9 जुलाई को न्यायालय माती कोर्ट कानपुर देहात में ला रही थी, तभी पुलिस टीम का वाहन भौती बाईपास के पास खराबी के कारण रुक गई, टायर पंक्चर हो गया। और ठीक वहीं पर अभियुक्त प्रभात मिश्रा द्वारा सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया और भागने का प्रयास किया, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षी घायल हो गए तथा उप निरीक्षक के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। और जब वहां जवाबी गोलीबारी हुई, आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की पुलिस ने, तब प्रभात मिश्रा घायल हो गया, जिसे नजदीकी कल्याणपुर। तो अभी जितनी भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बताई जा रही हैं वो प्रभात और बाकी जो एनकाउंटर हुए उसे लेकर, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं विकास दुबे को लेकर किस तरीके की क्या जानकारी यूपी पुलिस की तरफ से आती है। अभी तो कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और वहां से सौंपा जाएगा विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। बहरहाल शलभमणि त्रिपाठी, आप मुझे सच में बताइए कि आप इस बात का क्रेडिट ले सकते हैं 3 लाख पुलिस कर्मियों को चकमा देकर वो बाउंड्री टाप के वहां मध्य प्रदेश चला जाता है, अपने हिसाब से अपने टाइम पर अपने तरीके से वो पुलिस के सामने आता है और आप कहते हैं हमने बहुत शानदार काम किया। देखिए रूबिका जी, मैं तो यही कहूंगा ना कि देखिए, अगर इनाम घोषित किया गया है, टेलीविजन पर उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं, पोस्टर चिपकाए गए हैं, तो इसके पीछे यही रणनीति होती है कि कई बार अपराधी चूहों की तरह भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है। एसटीएफ की हमारी टीमें लगातार छापे मार रही थी। फरीदाबाद पहुंचा, वहां छापेमारी हुई, औरैया पहुंचा, वहां छापेमारी हुई, राजस्थान क्रॉस किया। प्रियंका वाड्रा को राजस्थान याद नहीं आएगा और राजीव त्यागी को राजाराम पाल भी याद नहीं आएंगे, जिनके साथ बैठक करके प्रियंका वाड्रा जी ने रणनीति बनाई कि विकास दुबे के मुद्दे पर लड़ना है और राजाराम पाल विकास दुबे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो भी याद इनको नहीं आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विकास दुबे को यह बता दिया कि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है। जिस तरह गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने ठीक किया है। मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल तो पूछा ही नहीं, मेरा तो सवाल बड़ा प्रशासनिक था, मेरा सवाल तो आपकी पुलिस को लेकर था। मैंने इस वक्त राजनीति का कोई सवाल पूछा हो तो मुझे आप शलभमणि त्रिपाठी बता दीजिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि आपकी पुलिस को चकमा देकर चूहों की तरह भी भागता हो तो आप लोगों ने बिल पर पिंजरे क्यों नहीं लगा दिए? कैसे निकल भागा ये? मध्य प्रदेश पुलिस को आज अगर पीठ थपथपानी चाहिए तो वो मध्य प्रदेश पुलिस थपथपाए नहीं लगाए होते। अरे इसका आपने कल ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि उसका साला गिरफ्तार हुआ है, बिना क्या पिंजरे के गिरफ्तार हो गया। आपने कल खबर चलाई, आज सुबह चलाया गया, उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर गए सर, लेकिन आपकी नाक के नीचे से वो निकल तो गया ना, वो उसकी मर्जी से वो निकला। आपने हर जगह नाकेबंदी कर दी। क्या बात कर रहे हैं शलभमणि त्रिपाठी? राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए.के. जैन साहब हमारे साथ। अच्छा ए.के. जैन साहब, मुझे ये बताइए, दुनिया भर के सारे रिश्तेदारों को, उसके गुर्गों को, उसके राइट हैंड मैन को आप पकड़ लेंगे, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाएंगे और फिर वाहवाही करवाएंगे कि नहीं हमने देखिए बाकियों को तो पकड़ ही लिया। मेन कल्प्रिट तो नहीं पकड़ा गया ना सर, वो तो चला ही गया ना आपके प्रदेश से। देखिए, इसका कारण ये है कि इस गैंग के ऊपर, इस कुख्यात आतंकवादी के ऊपर अब तक प्रोफेशनली काम नहीं हुआ और जिसका टॉप 10 में भी नाम नहीं था, टॉप 5 में थाने के नाम नहीं था, तो स्वाभाविक बात है कि उसके ऊपर कोई सूचनाएं एकत्र नहीं की गई। अब जब से इसमें ये जघन्य कांड किया तब से सारा पुलिस फोर्स लगा है और सारी सूचनाएं एकत्र हो रही हैं कि कौन कौन साथी थे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या रिश्तेदारियां हैं। अब वो धरपकड़ जब हो रही है तब उससे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्हीं सूचनाओं के प्राप्त होने पर ये छापेमारी जगह जगह चल रही है और ये अपनी जान बचा के ही भाग रहा था। ये बात तय है, ये बात जरूर है कि ये निकल गया है, क्योंकि देखिए कोरोना पीरियड है। मैं ये लोग कहते जरूर हैं कि सारी नाकेबंदी हो गई है, कोई भी गाड़ी निकलने ना पाए,
कोई भी व्यक्ति पार ना निकलने पाए, पर सब मास्क लगा के गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। एक एक का मास्क उतरवा कर चेकिंग करना संभव नहीं होता है। ये बात जरूर है कि उसका पहुंचना वहां पे महाकाल तक, उज्जैन तक, ये एक फेलिंग जरूर है पुलिस की। सर 2 दिन तक वो कानपुर में रहा है, पुलिस वालों की हत्या करने के बाद 2 दिन तक कानपुर में रहा है। वो ठीक कह रही है आप। कोई मैं कह रहा हूँ ना, सूचनाओं का अभाव था। अब सही दिशा में काम हो रहा है। इस घटनाक्रम के बाद से साथी मारे गए हैं। अब पुलिस का दबाव, एसटीएफ का दबाव जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर बना हुआ है। और जब ये आएगा वहां से उज्जैन से लाया जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर, तब इससे सब पूछताछ होगी कि ये सरेंडर था या क्या अरेस्ट थी, क्या बात थी, क्या डिटेल्स है, सब पता चलेगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो बहुत काम बकाया है इस गैंग के ऊपर। इसके अभी दर्जनों साथी हैं जो कि पकड़े जाने हैं और उनको अंजाम और सिर्फ साथी नहीं, जैन साहब, साथी नहीं, पूरा नेक्सस जो है खादी का और खाकी का, जिसके ऊपर कल आप इशारा कर रहे थे और आपने टिप्पणी की थी, वो भी अब सामने आएगा। जैन साहब, आपका मैं दोबारा रुक करूं, और सतीश जी आपका, मैंने आपका नाम इसीलिए लिया क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ। एक पुलिसकर्मी है जिसने इस कुख्यात अपराधी को मारा, आपने भी देखा। बहुत सारे एबीपी न्यूज के व्यूअर्स थे जो जानना चाहते थे कि ये कौन शख्स है। जब कहा ना विकास दुबे ने कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, फिर हुई उसकी पिटाई। अब ये कांस्टेबल उज्जैन में कहलाते हैं विजय राठौर, सबसे पहले विकास को पकड़ा और जब चिल्लाया तो उसे तमाचा मारा। हमारे सहयोगी ब्रिजेश राजपूत ने उनसे बात की, सुनिए आप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरीके से विकास दुबे को पकड़ा गया, वो अपने आप में एक नई कहानी है कि किस तरीके से एक दुर्दांत अपराधी टहलते हुए आया, यहाँ पर उसने दर्शन करने के लिए मंदिर में गया और इस बीच में उसको वहाँ सुरक्षा गार्ड और जो तमाम लोगों की सतर्कता के चलते उसको पकड़ा गया। हम विजय राठौर के साथ हैं। विजय राठौर मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हैं और ये उस टीम के सदस्य थे जिन्होंने उसको शुरुआत में पकड़ा। विजय, कैसे पता लगा आपको कि ये विकास है? ये सर, आप लोगों के जो चैनल हैं उस पर रोज उसका फोटो बताया जाता है कि ये जो है दुर्दांत अपराधी है, इसने उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की हत्या करी है और ऐसा है, इसके ऊपर कुछ इनाम भी है। और हम लोग जब भी न्यूज चैनल खोलते हैं तो उसी का चलता है, तो उसके आधार पे जो है चेहरा उसका जो है मिल रहा था। तो एक क्यूआरटी टीम है हमारी मंदिर सुरक्षा की, उस सुरक्षा टीम के द्वारा जो है बताया गया कि इस टाइप का कोई आदमी घूम रहा है। फिर जो है हमने जो है उस आदमी को डिटेन किया कि भाई यही तो हो सकता है। हमने डिटेन किया तो कैसा था? चश्मा लगाया था? वो व्यक्ति चश्मा लगाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था और सिर पे गमछा बांध रखा था, तो हम उसको एकदम नहीं पहचान सकते थे, लेकिन जो है उसका निशान दिख रहा था यहाँ पे, और निशान से जो है और लंगड़ा के चल रहा था वो। अब वो 2 जो कमियां थी वो उसमें भी थी, जब उसके फुटेज आते थे न्यूज चैनल पे दिखाया जाता था, वो चलता है तो थोड़ा लंगड़ाता है, इस टाइप से वो। जब हमको वो लगा कि हाँ ये वो हो सकता है तो हमने उसको रोका। मैंने सर आपकी आईडी बताइए, तो उन्होंने कहा आईडी देखिए, तो उसमें नवीन पाल नाम से उसकी आईडी बताई उन्होंने। उनकी उम्र 27 साल दिख रही थी, तो मैंने पूछा सर आपकी उम्र तो 27 साल दिख रही है इसमें और आपकी उम्र तो 50 साल के करीब है, तो कि मैं ही हूँ नवीन पाल। फिर जब रोकने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड से झूमा झटकी करने लगे। सुना आपने कितना कहते हैं ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से कांस्टेबल इस वक्त विजय राठौर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे और यही वो शख्स है जिन्होंने जब वो चीख कर बोल रहा था कि मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, पीछे से थप्पड़ जड़ दिया था। सतीश जी, ओपनिंग रिमार्क चाहती हूं आपसे और उसके बाद राजीव त्यागी में आपका रुख करूंगा। सतीश जी, ये गिरफ्तारी नहीं, ये सोचा समझा भगवान को के गलियारे में बड़ी चालाकी के साथ किया गया आत्मसमर्पण, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी जैन साहब ने कहा कि इस व्यक्ति ने कोरोना काल में जब तमाम लोग मुंह ढक के चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, ये व्यक्ति अगर मंदिर के अंदर गया है तो वहां इसके मुंह के ऊपर मास्क नहीं है, बाकायदा सेल्फी लेता है और ये बताता है कि मैं ही वो विकास दुबे हूँ जो कानपुर में संबंधित है। दूसरी बात, मंदिर की पट्टी के ऊपर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आवाज ठीक करते हैं सतीश जी, फिर आते हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि उसने मास्क नहीं लगाया कोविड-19 काल में,
और बिल्कुल साथ में आपके तस्वीरें चल रही है उस विकास दुबे की जो मास्क लगाकर वहां पर मंदिर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा झूठ भी बोलना है, आरोप भी लगाना, तो ऐसे लगाइए ना जिस पर यकीन हो। अरे तस्वीर साथ में अलग चल रही है, आप बोल रहे हैं कि मास्क नहीं लगाया है। सुनिए ना, ये व्यक्ति जब हरियाणा में गया, पहली बार फरीदाबाद में गया, उसके बाद ये उज्जैन चला गया। ये बात पहले से ही कहता कि बीजेपी शासित राज्य में जाकर के ही कहीं ना कहीं ये आत्मसमर्पण करेगा, ये तय था। आप इसको मान लीजिए, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग इसको समझा रहे थे और उसको राजनीतिक संरक्षण है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स का इसको राजनीतिक संरक्षण है, बड़ी चालाकी के साथ। और आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सतीश जी, शलभ मणि त्रिपाठी जरा जवाब दीजिए। तो सर, तो फिर तो सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने ही सारा क्रेडिट क्यों नहीं ले लिया? मतलब गजब का भाईचारा ना। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से इतना शानदार भाईचारा कि चलो भैया मिल बांट के क्रेडिट लेते हैं, मैं भगाता हूं इसको और आप उसे पकड़ लेना। क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? आपने सवाल पूछा कि इनको शांत कराइए। सत्ता के संरक्षण में सर उस पर बात कीजिए ना। ये जो आप जो स्क्रिप्ट बता रहे हैं उस पर यकीन नहीं होगा। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी राज्य से निकलकर बीजेपी राज्य में ही कैसे पहुंच गया? जवाब तो लीजिए, आप इनको शांत तो कराइए। शांत है सर, वो सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए मैं फिर कहता हूं कि जब इसने संतोष शुक्ला की हत्या की, रूबिका जी, संतोष शुक्ला की थाने के भीतर घुसकर हत्या की, 17 पुलिस वाले गवाह थे और उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, 17 पुलिस वालों ने जाके कोर्ट में कह दिया कि नहीं साहब हमने कुछ देखा नहीं। मुलायम सिंह जी की सरकार में बरी हो गया और मुलायम सिंह जी की सरकार उसके बावजूद अपील में भी नहीं गई। क्यों नहीं गई? उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, सतीश प्रकाश जी जिनके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो बाकायदे एसएसपी कानपुर ने हिस्ट्री शीटर सम्मेलन बुलाया, थाने में बुलाकर बिल्हौर थाने में दुबे को बगल में बैठाया, विकास दुबे को, और हिस्ट्री शीट फाड़ के ये बताया गया कि ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, इनकी हिस्ट्री शीट गलत बनाई गई थी और इसलिए इनको सम्मानित नागरिक माना जाता है। ये जो लोग मैं तो आज की बात कर रही हूँ ना कि वो बीजेपी राज्य से निकलकर बीजेपी राज्य में कैसे पहुंचा? राजीव त्यागी, शलभ जी ठीक है, राजीव त्यागी। देखिए, ये विकास दुबे का पूरा मामला अगर आप देखेंगी तो ये 3 सी में डिफाइन किया जा सकता है: कोलैबोरेशन, करप्शन और क्राइम। कोलैबोरेशन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास दुबे के साथ। निश्चित रूप से उसकी 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी बार बार ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के टाइम पे विकास दुबे को हीरो बनाया गया। शलभ मणि त्रिपाठी, आपको सत्ता में इसलिए लाया गया था कि आपको लोगों ने बेहतर माना था, तो आपने कौन सी बेहतरी करी? 2018 में जो क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तब आपकी सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं, विकास दुबे पे आपने एनएसए शामिल किया था, गैंगस्टर एक्ट लगाया था, गुंडा एक्ट लगाया था, आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो आपका पाला हुआ गुंडा था, आपका पाला हुआ गुंडा था। आपने कहा शलभ जी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है या ईमानदार अफसरों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आपने इलाहाबाद के एसएसपी को बदलने का काम किया, जिस एसएसपी ने 49 शिक्षकों की भर्ती का मामला घोटाला खोलने का काम किया, आपने बनारस के एसएसपी को बदलने का काम किया, आपने नोएडा के एसएसपी को बदलने का काम किया, जिसने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार थानों की पोस्टिंग में पैसे ले रही है। तो शलभ मणि त्रिपाठी इसमें आप कहेंगे, रही बात महाकाल में गिरफ्तारी तो आप दिखा रहे हैं, ये गिरफ्तारी नहीं है। तो सवाल तो शुरुआत में उन तमाम लोगों से पूछा जाता है जिनकी राय बहुत मायने रखती है, यानी आप लोगों से। विकास दुबे की गिरफ्तारी क्या साबित करती है? और आज हमने जो ऑप्शन दिए थे वो आपके सामने रखना चाहती है और उन्हीं ऑप्शंस में से आपने वोट कर ये सरेंडर है 56% लोग मानते हैं। यूपी पुलिस नाकाम रही 24% लोग मानते हैं। एमपी पुलिस कामयाब रही 20% लोग ये मानते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग 56% लोग ये कहते हैं कि सरेंडर है। शलभ मणि त्रिपाठी, सरेंडर है या गिरफ्तार किया है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। रूबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन बहादुर पुलिस के जवानों ने, जिसने उसको थप्पड़ मारा, ये उन सारे लोगों का अपमान होगा अगर हम इस तरह सीधे सवाल खड़ा करें। बाकी आप दोबारा कल ये सर्वे करा लीजिएगा, दोबारा सर्वे के नतीजे क्या आएंगे आप ये देखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस पर पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से विकास दुबे का पूरा एक जो किला था अपराध का, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। आप जब दोबारा कहकर कि मैं उनका अपमान या इस तरीके का सवाल पुलिस वालों का अपमान होगा, आप उस आड़ में थोड़ी मेरे सवाल का जवाब छुपा सकते। मुझे बस ये बताइए कि हाँ, ये सरेंडर नहीं था।
ये अरेस्ट वालों को 114 अपराधियों का 114 अपराधी उत्तर प्रदेश में सवाल है मेरे कुछ सालों में रूबिका जी मारे गए हैं। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, किसी सरकार में कार्रवाई नहीं हुई है। विकास दुबे गिरफ्तार किया गया या आत्मसमर्पण था उसका, मुझे ये बताइए ना शलभमणि त्रिपाठी, इन दोनों में से एक शब्द चुनिए ना, गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण। गांव में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो शिकंजा कसा, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो पाई। ओके, गिरफ्तार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।